हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे स्टॉक डिस्कस करने वाला हूं जो मेरे लिए मोर देन डबल हो गए हैं। इनफैक्ट जैसा आप लोग सब जानते हैं, मैंने स्टॉक मार्केट में सीरियसली इन्वेस्ट करना 1.5 years बैक स्टार्ट किया था। इनफैक्ट तब भी एक साथ मैंने लमसम नहीं किया था, थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट किया है। एंड उसके बावजूद जो नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं वो 8 हैं, जो मेरे लिए मोर देन डबल हो गए हैं। तो टचवुड मुझे काफ़ी अच्छा स्टॉक सिलेक्ट करने का मौका मिला है। स्टॉक मार्केट अभी काफ़ी टाइम से उतना अच्छा परफॉर्म नहीं भी कर रहा, उसके बावजूद ये सारे स्टॉक्स मुझे काफ़ी अच्छा रिटर्न्स दे रहे हैं। एक दो स्टॉक है जिसको मैंने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया है, बट अदरवाइज बाकी सारे स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो का अभी भी इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो वो कौन से ऐसे स्टॉक हैं जानते हैं इस वीडियो में। एंड उससे पहले थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे मार्केट्स को लेकर। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और वो बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस ना करें। चलिए इसी बात पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा मार्केट्स देख लेते हैं। आज निफ्टी 50 1.22% डाउन था, बट अगर ब्रॉडर मार्केट्स देखें तो मिड कैप स्मॉल कैप ओवरऑल ठीक थे। पोर्टफोलियो में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। आप आज अगर आपके पोर्टफोलियो में अच्छे स्टॉक्स हैं तो मिड कैप 0.11% डाउन था, सॉरी अप था। स्मॉल कैप 0.12% अप था। विक्स में थोड़ी सी इंक्रीज देखने को मिला है, अराउंड 20 के आसपास है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो 1.05 का था। तो जैसे मैंने कहा कि ब्रॉडर मार्केट्स उतने ख़राब नहीं थे आज। एफ आई आईज ने आज 2290 करोड़ की सेलिंग की है। डी आई आईज आज 951 करोड़ की बाइंग की है। जो यहाँ थोड़ा सा कंसर्निंग फैक्टर लग रहा है कि लास्ट वाला जो हाई बनाया था डॉलर इंडेक्स ने, वो ब्रेक करके डॉलर इंडेक्स ऑलमोस्ट 110 लेवल के पास पहुँच गया है। तो ये थोड़ा सा कंसर्निंग हो जाता है, स्पेसिफिकली जो यूएस में रिसेशन कंसर्न्स आ रहे हैं उसकी वजह से डॉलर इंडेक्स या डॉलर की डिमांड बढ़ रही है, तो डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है। एंड गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड भी, ये जो यूएस की 10 ईयर की गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड है वो भी काफ़ी स्पीड से इंक्रीज़ कर रही है। इनफैक्ट लास्ट 2 डेज़ में अच्छा खासा इंक्रीज़ दिखाया है एंड अभी अराउंड 3.3% के आसपास है। तो अगेन ये दिखा रहा है कि इन्फ्लेशन कंसर्न्स है, एट द सेम टाइम रिस्क बढ़ते जा रहा है इक्विटी में, तो गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है। एंड जैसा अपने निफ्टी देखते हैं, इस लाइन को बहुत ज़्यादा ब्रेक नहीं कर पा रहा है। इनफैक्ट आज भी अगर आप देखेंगे जो कैंडल बनाई है इसी लाइन के आसपास इसने वापस से रिवर्सल लिया। एंड इवन दो ग्रीन कैंडल बनी है, बट आज सिग्निफिकेंट गैप डाउन ओपनिंग हुई थी जिसकी वजह से मार्केट्स थोड़ा सा रिकवर किया, बट एंड में काफ़ी ज़्यादा जो भी रिकवरी थी वो चली गई। एंड लास्ट में मार्केट्स काफ़ी ज़्यादा डाउन बंद हुए। इनफैक्ट मार्केट से मेरा मतलब है कि निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट्स अगर देखें तो उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी आज। तो इससे ये भी सिग्निफाई हो रहा है कि इंडियन मार्केट्स काफ़ी हद तक काफ़ी रिजिलियंट है। इनफैक्ट जो भी दुनिया भर में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इनफैक्ट यूएस और यूरोप में, उससे ऑब्वियसली इम्यून तो नहीं है इंडिया, बट ऑब्वियसली इंडिया में उतने ज़्यादा कंसर्न्स नहीं है क्योंकि रिसेशन में इंडिया ऑब्वियसली नहीं जा सकता है। हाँ, जीडीपी जो ग्रोथ रेट है वो थोड़ी सी कम हो रही है। जैसे मूडीज़ ने भी आज जो जीडीपी ग्रोथ रेट है उसकी फोरकास्ट को थोड़ा सा कम किया है। तो ऑब्वियसली जब बाहर देशों में रिसेशन आएगा तो इंडिया के एक्सपोर्ट्स पे फ़र्क पड़ेगा, फॉरेन कैपिटल इन्फ्लोज पे फ़र्क पड़ेगा, तो ऑब्वियसली ये सब फ़र्क पड़ेगा। बट स्टिल इंडिया बहुत बेटर पोजीशन में है। इनफैक्ट मेरी जो आदत है, हर जो भी ये सब कुछ नेगेटिव बना रहे हैं इसमें से भी काफ़ी पॉजिटिव निकल के आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ देखेंगे अभी जैसे यूएस मार्केट्स या नेस्डेक 2% डाउन चल रहा है, डाउ जोन्स 0.43% डाउन एंड S&P 500 1.07% डाउन। बट स्टिल आप ऑयल देखेंगे तो $87 पे पहुंच गया है। तो पर्सनली ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव होता है इंडियन मार्केट्स के लिए कि जो क्रूड ऑयल का रेट है वो कम हो जाएगा। रिसेशन एंड ग्रोथ कंसर्न्स जब भी होंगे क्रूड ऑयल की डिमांड कम होगी एंड क्रूड ऑयल काफ़ी स्पीड से गिरेगा। एंड इंडिया में, इनफैक्ट बाकी जगहों पे भी, बट इंडिया में स्पेसिफिकली अगर क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इन्फ्लेशन काफ़ी स्पीड से राइज करता है। एंड क्रूड ऑयल अगर कम हो रहा है इतनी स्पीड से तो इन्फ्लेशन जल्दी ही कंट्रोल में आ जाएगा, क्योंकि क्रूड जो है कहीं ना कहीं मदर ऑफ ऑल कमोडिटीज़ है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव हो जाता है। उसके बाद जैसे जैसे यूएस यूरोप में मार्केट उतना स्पीड से अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, रिसेशन में जाएंगे, और चाइना में अपनी प्रॉब्लम चल रही हैं, स्पेसिफिकली चाइना ताइवान वॉर जो चल रही है या फिर वॉर होने के जो चांसेस लग रहे हैं उसकी वजह से जो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स इंडिया की तरफ फोकस करेंगे। तो हो सकता है फ्यू मंथ्स कुछ प्रॉब्लम रहे, बट ओवर द लॉन्ग टर्म इनफैक्ट मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि ये 10 ईयर्स इंडिया को बिलोंग करते हैं। एंड जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं ग्लोबली, सब फैक्टर्स इंडिया को लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं हेल्प करने वाले हैं।
एंड जैसा आप देख सकते हैं SGX निफ्टी अराउंड 0.22% डाउन है, तो ऑलमोस्ट फ्लैट ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। एंड हो सकता है अभी कुछ दिन अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में जो ग्लोबल मार्केट्स है उसके हिसाब से इंडियन मार्केट्स चले, बट ओवरऑल अगर जो अभी जो वैल्यूएशन है जैसा आप देख सकते हैं निफ्टी 50 अराउंड 20.94 के प्राइस अर्निंग्स रेशियो पर है, बट स्मॉल कैप 17.58 पे है। स्मॉल कैप पे मैं बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कुछ दिनों से, तो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा गिरावट का स्कोप नहीं है। हाँ, ग्लोबली अगर बहुत ज़्यादा फैक्टर्स खराब हो जाते हैं तो मे बी 5 to 10% का डिक्लाइन आ सकता है, बट उससे ज़्यादा स्कोप नहीं है। जो लोग 14,000 बोल रहे हैं उन लोग का आप मत सुनिए, क्योंकि वो लोग बिना सर पैर की बातें करते हैं, इलॉजिकल बातें करते हैं। उसके बाद अपने देखते हैं रिसेशन और टेक्निकल रिसेशन में फ़र्क क्या है। अभी जो हो रहा है ये कहीं ना कहीं टेक्निकल रिसेशन है, रिसेशन नहीं है, क्योंकि यूएस में जो जॉब्स डेटा वगैरह हैं वो काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, इन्फ्लेशन अभी भी प्रॉब्लम है। टेक्निकल रिसेशन क्या होता है कि बैक टू बैक डिक्लाइन होता है 2 क्वार्टर्स के लिए, एंड यूएस ऑलरेडी टेक्निकल रिसेशन में है, एंड ये शॉर्टर पीरियड के लिए लास्ट करता है, एंड यहाँ सिर्फ जीडीपी देखी जाती है, बट रिसेशन में ऑब्वियसली जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट सब कुछ देखा जाता है, तब माना जाता है कि रिसेशन में है। तो ये यूएस ओवरऑल रिसेशन में नहीं है, हाँ टेक्निकल रिसेशन में जरूर है। जैसे आप देख सकते हैं 2022 में फर्स्ट क्वार्टर एंड सेकेंड क्वार्टर में नेगेटिव परसेंटेज चेंज हुआ है रियल जीडीपी में, -1.6% एंड उसके बाद -0.6%। तो टेक्निकल रिसेशन तो है, बट ये जो होता है ये कोई बहुत बड़ा इवेंट बोल के नहीं है, ये बहुत फास्ट फेज है जो फेड की वजह से मोस्टली हो रहा है। एंड जैसा आप ये रिपोर्ट देख सकते हैं यूएस रिसेशन इंडिया को कैसे इम्पैक्ट करेगा, कि जो भी ये फेड की वजह से जो रिसेशंस होते हैं, क्योंकि फेड इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करना पड़ता है इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए, तो बहुत ही स्विफ्ट होते हैं, शॉर्ट लिव्ड होते हैं, सैलो होते हैं, बहुत ज़्यादा इकॉनमी में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता, एंड ज़्यादा से ज़्यादा 1 to 3 क्वार्टर्स के लिए लास्ट करते हैं, और जो डिक्लाइन होती है वो अराउंड 1% के आसपास होती है जीडीपी में। और ऑब्वियसली इंडिया के ऊपर भी थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा, 1.2 1.5 या अप टू 2.5% से इंडिया की जीडीपी की ग्रोथ कम हो सकती है, बट ओवरऑल बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसा ये रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 6% तक स्लो हो सकती है, बट पर्सनली मुझे ऐसा नहीं लगता है। आई थिंक जैसे ही सिचुएशन थोड़ी बहुत कंट्रोल में आएगी इंडिया की जीडीपी फिर से भागने लगेगी, एंड इंडिया में जैसे जैसे प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जैसा फोकस में आ गया है, उस हिसाब से जीडीपी आई थिंक अच्छा करने वाली है आने वाले टाइम में। एंड उसके बाद जैसा आप देख सकते हैं रिसेशन में क्या होता है कि मॉडरेशन होता है क्रूड ऑयल प्राइसेस में, एंड यूएस अगर रिसेशन में जाएगा तो अल्टीमेटली यूएस डॉलर भी थोड़ा सा वीक होगा। अभी एज ऑफ नाउ यूएस डॉलर इंक्रीज हो रहा है क्योंकि सब लोग इन्वेस्ट वहाँ करना चाह रहे हैं, बट यूएस अगर रिसेशन में चला जाता है या रिसेशन में ऑलरेडी अभी है, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर थोड़ी सी डाउन होती है तो यूएस डॉलर भी वीक होगा, जो अपनी डोमेस्टिक मार्केट्स के लिए, इंडियन मार्केट्स के लिए पॉजिटिव हो जाता है। एंड जो होता है कि इंडियन पॉजिटिव इक्विटी मार्केट्स पॉजिटिव ही रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आई थिंक ओवरऑल जो है सिचुएशन थोड़ी सी कंसर्निंग है, बट अगेन ये काफ़ी कुछ मीडिया के ऊपर डिपेंड करता है। अभी यही चीज़ मीडिया बहुत नेगेटिवली दिखा रही है, बट यू नेवर नो, कल ही मीडिया आकर बोले कि यार ये तो पॉजिटिव हो रहा है, यूएस रिसेशन में जा रहा है, तो फेड लगता है अब ज़्यादा स्पीड से रेट इंक्रीज नहीं कर पाएगा, एंड फेड को जल्दी ही मे बी आफ्टर फ्यू मंथ्स या आफ्टर 1 or 2 क्वार्टर फेड को इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन करने का भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि यूएस में ग्रोथ काफ़ी कम हो रहा है, तो इसी चीज़ को पॉजिटिवली दिखा दिया जाएगा। तो अल्टीमेटली इन सब चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट मत होइए। ओवरऑल इंडियन मार्केट्स काफ़ी वेल प्लेस्ड हैं, एंड एग्जैक्टली नहीं पता कि अपने को अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में कोई भी एनालिस्ट कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, तो अच्छे स्टॉक्स जो हैं अच्छे वैल्यूएशन में मिल रहे हैं, लमसम मत करिए क्योंकि रिस्क ज़्यादा है। तो बट जो अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं वो अभी भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, एंड जैसा आप देख सकते हैं लास्ट फ्यू डेज से जो अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं उनमें अच्छी खासी राइज देखने को मिल रही है, तो आप अच्छे अच्छे स्टॉक्स एक्यूमुलेट कर सकते हैं अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहे हो तो। चलिए अब देखते हैं मेरे वो वाले कौन से स्टॉक्स हैं जो अच्छा प्रॉफिट दे रहे हैं मुझे। ऑब्वियसली जैसा शुरू से जो लोग जानते हैं वो लोग टाटा पावर के बारे में जानते हैं। 97.63 पे मैंने लिया था अप्रॉक्सीमेटली, चार्जेस इंक्लूड करके, अभी 237 चल रहा है, तो मोर देन डबल हो गया है। केपिट मैंने 244 पे लिया था, 570 पे चल रहा है। एंड अग्रवाल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन, ये जब मैंने लिया था तो बहुत बहुत रेयरली कोई जानता था इस कंपनी के बारे में, एंड अभी रिसेंट में आशीष कचोलिया जी भी एंटर किए हैं जिसकी वजह से स्टॉक काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो 334 पे लिया था जब मैंने,
एंड अभी ये 696 चल रहा है। इन ग्लोबल स्पिरिट मैंने 425 पे लिया था, अभी 878 चल रहा है। ग्लोबल स्पिरिट में काफ़ी ज़्यादा धक्का लगा है मुझे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है एंड एक दो क्वार्टर से रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। फिर भी मेरे लिए मोर देन डबल है ये। एंड करंट जो वैल्यूएशन है इस पर मैं प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहता, क्योंकि इथेनॉल की डिमांड बढ़ने वाली है एंड आने वाले कुछ क्वार्टर्स में आई थिंक ग्लोबल स्पिरिट काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा। उसके बाद दीपक नाइट्राइट में मैंने, जैसे आप लोग सब जानते हैं, मैंने गलती कर दी थी। 16 फेब को मैंने 1170 के प्राइस पे लिया था। उसके बाद 1738 को, यानी 4 मंथ्स के अंदर 24 जून को 1738 पे मैंने सेल कर दिया था। तो ऑलमोस्ट मुझे 5 लाख का प्रॉफिट हो रहा था। तो उस टाइम ज़्यादा टाइम हुआ नहीं था स्टॉक मार्केट में। 5 लाख का प्रॉफिट देखते ही मुझे लगा यार चलो बेच देते हैं। बट उसके बाद मैंने फिर से री एंट्री ली थी दीपक नाइट्राइट में, क्योंकि फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। एंड फिर समझ आया कि भैया अपना जो टारगेट है वो 10, 20, 50, 40 ये सब परसेंट नहीं है। अपने को फ्यूचर में अच्छे स्टॉक्स में मल्टी बैगर रिटर्न्स बनाने हैं, डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स ओवर द लॉन्ग टर्म। हो सकता है कुछ स्टॉक्स 10 टाइम्स भी हो जाए, हो सकता है टाइम लगेगा थोड़ा। एंड उसके बाद ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, ये मैंने 2 जुलाई को लिया था 241 के प्राइस पे, चार्जेस इंक्लूड करके, जैसा आप लोग यहाँ देख सकते हैं। एंड उसके बाद मैंने 23 नवंबर को, यानी ऑलमोस्ट 5 मंथ्स में मैंने सेल कर दिया था 833 के प्राइस पे। तो ऑलमोस्ट 11.8 लाख प्रॉफिट हुआ था मुझे विद इन 5 मंथ्स। बट मैंने जो सेल किया था, फ्यूचर अभी ब्राइट लग रहा था इलेक्ट्रा ग्रीन टेक का, बट मैंने इसलिए सेल कर दिया था क्योंकि वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा अनरीजनेबल हो गई थी। एंड मुझे नहीं लग रहा था कि, क्योंकि काफ़ी ग्रोथ अभी भी आने वाले थे, सेल्स एंड प्रॉफिट्स तब भी इंक्रीज होने वाली थी, बट स्टिल जो नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स के जो ग्रोथ थे वो ऑलरेडी अकाउंट हो गया था प्राइस में। एक बार जब स्टॉक मूव करता है तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। जैसे आप अपने सामने काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं, IRCTC ले लीजिए। तो जब वैल्यूएशन अनरीजनेबल हो जाती है तो प्रॉफिट बुकिंग करना ही सही रहता है। उसके बाद प्राज इंडस्ट्रीज जो है ये 184, 185 लेवल्स से मैं ऐड करता रहा। एवरेज प्राइस मेरे लिए 200 के आसपास हुआ था, बीच में प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी, फिर मैंने ऐड कर लिया। तो ये अभी मेरे लिए डबल हो गया है। प्राज इंडस्ट्रीज 426 के प्राइस पे है। अभी भी मैं फ्यूचर के लिए होल्ड करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे लगता है इथेनॉल की जो डिमांड बढ़ने वाली है उसकी वजह से प्राज इंडस्ट्रीज़ जो इक्विपमेंट्स सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, मशीनरी वगैरह से रिलेटेड, प्लांट वगैरह सेटअप करने से रिलेटेड इथेनॉल के, एंड काफ़ी इनोवेटिव फर्म लगती है मुझे। तो प्राज इंडस्ट्रीज़ अभी मैं होल्ड करने वाला हूँ। एंड टीना रबर तो लास्ट फ्यू डेज से एक्सट्रीमली राइज कर रहा है, मतलब कोई ऐसे लग रहा है कि पता नहीं क्या हो गया है। तो 704 प्राइस चल रहा है। एंड मैंने टीना रबर अराउंड 334 के प्राइस पे लिया था, तो ये भी मेरे लिए मोर देन डबल हो गया है। एंड टाटा एलेक्सी मैंने 4000 के प्राइस पे लिया था, 100 क्वांटिटी ली थी, तो वो उस पर मैंने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया था। बट 50 शेयर्स मैंने बाद में लिए थे 5500 के प्राइस पे। वो मैं अभी भी होल्ड करके रखा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, बट वैल्यूएशन थोड़ी अनरीजनेबल हो गई थी, तो 100 शेयर्स में मैंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी। तो मेरा इससे यही दिखाना है कि भाई स्टॉक मार्केट में रिटर्न्स बनेंगे, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। एंड बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते आप अगर, या फिर अगर मेरे लिए जो परफेक्ट रहता है वो लॉन्ग टर्म के लिए आप अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके चलिए। हाँ, पीरियोडिकली रिव्यू करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कुछ भी फंडामेंटल्स में चेंज आती है या मैनेजमेंट कंसर्न्स हो जाते हैं, वैल्यूएशन अनरीजनेबल हो जाती है, तो बात अलग है। वरना अदरवाइज आप अच्छे स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके चलिए एंड बहुत अच्छा रिटर्न्स बनाएंगे। एंड कंपाउंडिंग, अभी जैसे फॉर एग्जांपल ये सब स्टॉक मेरे लिए डबल हो गए हैं, एंड यहाँ से अगर कोई भी स्टॉक डबल होता है तो मेरे लिए वो 4 टाइम्स हो जाएगा। तो सपोज कोई भी स्टॉक यहाँ से 3 इयर्स में डबल होता है तो मेरे लिए वो ऑलरेडी 4 टाइम्स हो जाएगा। तो इसीलिए कंपाउंडिंग भी बहुत ज़रूरी है। कंपाउंडिंग को अननेसेसरीली इंटरप्ट मत कीजिए। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे स्टॉक्स पकड़ के रखिए एंड देखिए आपका पोर्टफोलियो भी बहुत सही करेगा। हो सकता है कुछ स्टॉक्स आप लोग के पास भी हैं जो डबल, ट्रिपल या 4 टाइम्स हो गए होंगे। अगर बहुत लंबे टाइम से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली काफ़ी ऐसे शेयर्स होंगे। तो स्टॉक मार्केट में पैसा ज़रूर बनता है। ये शॉर्ट टर्म की जो भी वॉलेटिलिटी रहती है, उथल पुथल रहती है, उससे आप लोग बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट मत होइए। चलिए इसी बात पे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।